रामपुर नाम का एक बहुत ही विशाल गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से रहा करते थे। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पूरे रामपुर नगर में अकाल पड़ गया था और इसी अकाल के साथ किशन का परिवार पूरा गरीबी की स्थिति में आ गया था। और किशन बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वो अपने विरासत में मिली हर एक संपत्ति को बेचकर अपने परिवार का गुजरान चलाता था। अपने विरासत में मिली हुई संपत्ति को बेचकर कब तक घर का खर्चा उठाओगे? हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते? ऐसे ही संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन ये घर भी नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम भी औरों की तरह सलाह देने लग गई। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम भली भांति जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं। मैं किसी भी तरह से परिवार का पालन पोषण करूँगा और इस दुख की स्थिति में कोई काम भी नहीं देगा। आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया घर चलाने के लिए। इसकी वजह आप जमीन पर खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे चिंता हो रही है कि हमारे परिवार का क्या होगा अब। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस अकाल की स्थिति में घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। किशन अपने पत्नी पद्मा से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर किशन एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस अकाल की स्थिति में परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अब तो मेरे पास बेचने को कुछ भी नहीं बचा। वैसे पैसा कमाने के लिए कोई सरल उपाय खोज रहा हूं। तभी उसके दिमाग में एक उपाय सोचता है। फिर किशन अगले दिन गांव के साहूकार के पास जाता है। क्या खबर है किशन भाई? इतनी चलती तेज धूप में आ गई। तुम्हें देखकर तो मैं हैरान रह गई। मजाक बंद करो यार। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं कड़ी धूप में तुमसे मिलने आया हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। ये बात तो सच है कि आप बिना सौदे के बाहर आते ही नहीं, क्योंकि आप विरासत में मिली हुई सारी संपत्ति को बेचकर पूरा पैसा उड़ा देते हैं। मेरे सब्र का परीक्षा मत लो जमींदार। मैं सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा है किशन भाई, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपना व्यापार का काम शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे चाहिए। आप अपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और मुझसे पैसे उधार मांग रहे हैं। मैं आपको किस भरोसे पर पैसा उधार दूं? पास में तो कुछ भी नहीं है और आप शहर में व्यापार किस चीज का करेंगे? संपत्ति बेचना या ना बेचना, ये मेरी इच्छा है। आपका इससे क्या लेना देना? हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे पास एक अच्छी सोच है और मुझे आपसे हेल्प की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, देखते हैं। वैसे आपका विचार क्या है, जरा मुझे भी बताएं। जमींदार, आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? अपना विचार आपको क्यों बताऊं? ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या सहायता चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं जमींदार। अगर आप मुझे 5,000 रुपये देते हो तो मैं इस महीने की आखिरी तारीख को आपको 15,000 रुपये ब्याज के रूप में दे दूंगा। क्या तुम मुझे 15,000 रुपये दोगे? वो भी मैं आपको 5,000 दूंगा और तुम मुझे 15,000 दोगे? क्या बेवकूफ समझते हो मुझे किशन तुम? ये मेरे व्यापार का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं तो ये पैसा कर्ज के रूप में दे सकते हैं।
मैं ये पैसा ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। आप मेरे उन पैसों के लिए क्या वादा कर सकते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हो जमींदार। आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए उस घर को आप मुझसे वादे के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखे तो आपको भी सुरक्षित महसूस होगा और मुझ पर विश्वास होगा। किशन की ऐसी बात को सुनकर जमींदार को राहत दी, क्योंकि उसे पता था उधार देना, वो भी ब्याज और सही दस्तावेज के साथ, जमींदार को फायदे का सौदा लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। प्रति 100 रुपए पर 10% तक का ब्याज लगेगा। आपको बिना सफल हुए भी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है जमींदार, मैं आपका सारा पैसा समय पर लौटा दूंगा। फिर जमींदार किशन को पैसे दे देता है और फिर किशन खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके बाद किशन गांव के कई लोगों के पास जाता है और इसी तरीके से कई लोगों को एक ही कहानी सुनाकर बहुत से पैसे जमा कर लेता है। फिर किशन शाम को घर लौटता है और अपनी पत्नी पद्मा से कहता है, पद्मा, तुम हमेशा मुझे आलसी होने का ताना मारती रहती हो ना, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना सारा पैसा है। आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आप इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते। अब सच बताओ, आपने क्या किया है? मैंने गांव के सभी साहूकार सेठ मुखिया जी से कहा कि मुझे व्यापार के लिए पैसों की जरूरत है, तो उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में पैसे उधार दे दिए। क्या आपने घर को भी गिरवी रख दिया? हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? नहीं, एक से लिया तो गिरवी रखना है, पर मैंने तो लोगों से उधार लिया है। इसका मतलब तुमने उन सबको धोखा दिया है। नहीं भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में कारोबार का काम करूंगा और उन अमीरों से लिए सारे पैसे वापस कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो जी आप? पास के गांव में व्यापार करोगे? क्या आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? कैसे आप उन लोगों के पैसे वापस करोगे? अभी तो हमारे पास ये घर भी है, पर लगता है कुछ दिनों में ये घर भी बिक जाएगा। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है वो। मैं अब चुप ही रहूंगी। मैं अब परेशान हो गई हूँ तुमसे। अगले दिन किशन पड़ोस के गांव में अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहां रास्ते में एक साधु को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। साधु के सामने सांप को आता देख किशन साधु को सतर्क करने की वजह उस सांप को दूर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद साधु का ध्यान टूटता है। तुम कौन हो बालक? मेरा नाम किशन है। मैं रामपुर का निवासी हूँ। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पास के गांव में जा रहा हूँ। तभी मैंने आपको तपस्या करते हुए देखा। मैंने आपके सामने एक सांप को आते देखा। फिर मैंने उस सांप को दूर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा न करता तो ये सांप आपको चोट पहुंचा सकता था, इसलिए मैंने उस सांप को दूर फेंक दिया और आपकी जान बचाई। ऐसा कहते हुए किशन ने साधु को वो सांप दिखाया जिसे किशन ने फेंका था। किशन के काम से खुश होकर साधु किशन से कहते हैं, बहुत अच्छे पुत्र, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? प्रिय साधु महाराज, आप मुझे एक ऐसा वरदान दें जिससे मैंने जिन जिन लोगों से पैसा उधार मांगा है, ये वरदान देने के बाद वो दिया हुआ पैसा वापस न मांगे।
पुत्र, आप वरदान मांगने से पहले थोड़ी देर सोच लें कि तुम्हें कोई और दूसरा वरदान तो नहीं चाहिए। बेशक साधु महाराज, मैं नहीं चाहता कि वे लोग ये पैसे वापस मांगे। अगर वो पैसे नहीं मांगेंगे तो मैं व्यापार कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। खेती की जमीन खरीदने के बाद मेरी पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा। फिर कुछ दिनों में ही गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए साधु महाराज, आप मुझे वो वरदान दे दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन जिन लोगों ने आपको पैसे उधार दिए हैं वो जब तक जीवित रहेंगे आपको पैसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। खुश रहो पुत्र, अब तुम जा सकते हो। साधु महाराज से विदा लेने के बाद किशन वरदान पाकर काफी उत्साहित महसूस करता है और पास के गांव में अपने मित्र शामू के पास जाता है। अरे किशन, बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। और बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारे ही क्यों रह गए? शादी करने का मन नहीं है। मैं गांव से भाग कर आया हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मैं साहूकार हूँ और मैं अपने व्यापार में बहुत खुश हूँ। तो बताओ, तुम क्या कर रहे हो और यहाँ किस काम से आए हो? मुझे अपनी जमीन बेचने पर कुछ पैसे मिले हैं और तुम तो जानते हो कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये आप पैसे ले लीजिए और ब्याज पर देकर व्यापार करिए। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम जब चाहो तब ब्याज सहित पैसे ले जा सकते हो। फिर किशन अपने मित्र को सारे पैसे दे देता है और अपने घर वापस लौट आता है और सारे घटना को अपनी पत्नी पद्मा को बताता है। क्या आपने सारे पैसे उस मूर्ख शामू को दे दिए? वैसे भी तुम्हारे दिमाग को नहीं समझ सकते। हाँ, अब समझ में आया। न पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धिमान होने की जरूरत है। इसलिए मुझे अब कभी ज्ञान देने की कोशिश मत करना। अच्छा, बकवास मत करो। तुम कड़ी मेहनत से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो। ये मनगढ़ंत कहानी है। तुम एक ना एक दिन बहुत पछताओगे। कहानी नहीं पद्मा, बस तुम इंतजार करो और देखो, मैं गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने वाला हूँ। और कुछ इस तरह व्यापार करने के विचार से खुशी महसूस करता रहता है किशन और सोचता रहता है कि साधु जी के वरदान के कारण कोई इंसान उसे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन साहूकार का बेटा रतन किशन के पास आता है और उससे कहता है, सुन लो किशन चाचा, आपने 10 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिया है। कृपया करके मेरे पैसे वापस लौटा दो। उसकी बात सुनकर किशन सोचने लगा कि रतन को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने एक बार भी पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा था। वो साधु के वरदान के बारे में सोचने लगा और उस रतन से कहने लगा, तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए? इसका कोई सबूत है आपके पास? अगर कोई सबूत है तो दिखाए। ये देखो, तुम्हारे द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज। आप झूठ मत बोलो और मेरा सारा पैसा एक सप्ताह के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर को कब्जा कर लूंगा। किशन को कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए रतन वहां से चला जाता है। किशन इन सभी घटनाओं से हैरान है क्योंकि सभी साहूकार के बेटे घर आए और अपने अपने पैसों को एक सप्ताह के अंदर चुकाने की चेतावनी देकर वहां से चले गए। ये सब देखकर पद्मा ने अपने पति किशन से कहा,
क्या हुआ जी, आपने मेरी बात नहीं मानी? ये आपकी मूर्खता ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। अब आपके लिए हुए पैसे और उसका ब्याज एक ही साथ चुकाना पड़ेगा। अब तो घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? इतना कहने के बाद किशन, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वो अपने पत्नी पद्मा से कहता है, रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने दोस्त शामू से सारा पैसा वापस ले आऊंगा। मुझे उसका 8 गुना मिलेगा। मैं जाकर उस पैसों को लेकर आता हूँ और सारा कर्जा चुका दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद किशन तुरंत अपने दोस्त शामू के घर के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर रामू के घर का दरवाजा बंद देखता है। फिर वो शामू के पड़ोसियों से शामू के बारे में पूछता है। महोदय जी, क्या आप बता सकते हैं कि शामू का घर कहाँ पर है? पर क्यों? क्या तुमने उसको पैसे उधार दिए थे? हाँ बिल्कुल, पर शामू कहाँ है? क्या आप बता सकते हैं? साहूकार के व्यापार में मदद के लिए पैसे बोलकर शामू ने कई लोगों से पैसे उधार लिए हैं और रातों रात गायब हो गया। कई लोगों ने उनके घर पर आए और शामू नहीं मिला। आपके जैसे 10 लोगों को शामू ने चूना लगाया है। आपके जैसे लोगों को जवाब दे देकर थक गया हूँ। वो एक आवारा है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर किशन वरदान देने वाले साधु पर क्रोधित हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से में साधु बाबा के पास जाता है। आओ आओ प्यारे किशन, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। क्या हुआ? कोई समस्या है तुम्हें? आपने कहा था कि मुझे वरदान दिया है क्योंकि मैं आपका जान बचाया था, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। क्या बोल रहे हो किशन? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है? किशन ने पिछले 10 साल में हुए सारी घटना बता देता है और गुस्से में उस साधु बाबा को खरी खोटी सुनाता है। किशन की बातें सुनकर साधु बाबा मुस्कुराते हैं और फिर वो कहते हैं, हे प्रिय किशन, आप याद करें कि आप उस दिन मुझसे क्या वरदान मांगा था? क्यों नहीं, मुझे सब कुछ याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे उधार दिए हैं वो मुझसे वापस न मांगे। तो यही कारण है कि उन साहूकार ने जब तक जीवित रहे तुमसे पैसे नहीं मांगे, तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया। फिर उस पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार है, इसलिए उस लोगों ने पैसे वापस मांग लिए। तुमने कहा था कि लोग आकर पैसे वापस ना मांगे, बल्कि आपको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। साधु बाबा, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे मित्र ने भी मुझे धोखा दिया। क्या ये उचित है? किशन, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या ये मेहनत की कमाई थी? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए अपने गांव के कई साहूकार से पैसे लेकर उन्हें धोखा दिया। उसी तरह तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें धोखा दिया। मुझे माफ कर देना साधु महाराज। अब मैं हमेशा मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और पूरी ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा।